हाँ जी, तो तुमने डिमांड रखी और हमने ये वीडियो तुम्हारे सामने रखी, क्योंकि ऐसा तो आज तक ना हुआ है ना हो पाएगा कि तुमने कुछ मांगा हो यार, तुमने कुछ डिमांड जनरेट की हो और कैप्टन ने उसे इग्नोर किया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल्स क्लास 12th विश्वास भाई करवाने आया, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं सब सॉर्टेड है। अब जिसे नहीं पता क्या कैसे होने वाला है, तो देखो, मैं म्यूजिक का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस स्किल में, इस आर्ट फॉर्म में कोई एक्सपर्टीज कैरी नहीं करता, एंड मुझे ना इसकी डिटेल पता है। बट मुझे ये पता है कि म्यूजिक में 100 on 100 स्कोर कैसे करने हैं, मुझे पता है क्योंकि मैंने किए हैं, और मैं वो तुम्हें करवा दूंगा। हियर आई हैव 37 पेज के नोट्स जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड मैं गारंटी देता हूँ इन 37 पेजेस से बाहर कुछ नहीं आने वाला। हम इस वीडियो में एंड पार्ट 2 में इन 37 पेजेस को पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखने वाले हैं कि इन 37 पेजेस को रटना किस तरीके से, बिकॉज व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू इज टू मेमोराइज देम, इज टू क्रैम देम, क्योंकि रटना तो देखो पड़ेगा यार। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं तुम्हें सब समझाऊंगा कि क्या कैसे होने वाला है, बट द ओनली सीरियस थिंग विच यू नीड टू कंसिडर राइट नाउ कि हम कुछ भी इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं करेंगे, जो जहां जितना हो पाएगा जरूर करेंगे, लेकिन हमारा मेजर फोकस इज टू स्कोर मैक्सिमम इन दिस सब्जेक्ट टू इंक्रीज आवर ओवरऑल परसेंटेज इन 12th बोर्ड्स। बाकी तुम देख लो यार, अगर तुम्हें इस सब्जेक्ट की एक्चुअल नॉलेज चाहिए तो मुझसे मत पढ़ो, एक्चुअल म्यूजिक के टीचर से जाके पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ मार्क्स सेंट्रिक बात करने वाले। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डू, लेकिन उससे पहले ये सुनो। हेलीकॉप्टर के साथ अपने सपने साकार करेंगे, सोच यूनिटी हम आपके साथ चल, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करें गाइड। फर्स्ट की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से मैं नोट तू कर, तुम भी टॉप कर रेडियो कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, तुम भी टॉप कर रेडियो कैप्टन, तुम भी टॉप कर रेडियो कैप्टन, तुम भी टॉप कर रेडियो कैप्टन है, ये मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर। ओके, तो तुमने ही सुना। अब हमारे पास इस सिलेबस का यूनिट नंबर 1 है शॉर्ट डेफिनेशन, जिसमें आता है कर्ण, खटका, मीन, मुर्की, गमक, अलंकार, ग्राम, मूर्छना, अलाप, तान। ये टोटल है 6 मार्क्स के, जिसमें से कुछ 1 मार्कर तुम्हारा एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद 4 मार्कर या 3 मार्कर के अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करने को कहा जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन, एक्सप्लेन व्हाट इज मुर्की, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर अब मैं आगे जाऊं, मैं तुम्हें सारी डेफिनेशंस दिखाऊं, तुम देख के इजीली समझ जाओगे क्या क्या होता है। लेट्स हैव अ लुक एट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहला आता है कर्ण। किसी भी स्वर का, अच्छा सबसे पहले तो तुम ये समझ लो कि क्या स्वर क्या होते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, बट ठीक है, सारे गामा पाधा निसा स्वर होते हैं। किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे वाले स्वर को तनिक छूने या स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। थोड़ी सी राइटिंग में ऊंच नीच है, बट तुम एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैं कुछ गा रहा हूं, ठीक है, सारे गामा पाधा निसा सा नी धा पा मा गा रे सा। मैं पहले बता दूं कि मेरी सिंगिंग बहुत बेकार है, तो प्लीज डोंट जज, बट हाँ सुनो, अगर मैं प के बाद if I don't say na, if I just touch this na and come back to pa, or if I just touch this ma and come back to pa, मतलब अगले या पिछले स्वर को बस टच करके वापस आ जाना, प्रॉपर गाना नहीं है, बस टच करके वापस आ जाना, उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब इसको हिंदी में तुमने लिखा हुआ देख लिया, किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे वाले स्वर को तनिक छूने या स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। यानी गाते बजाते समय मूल स्वर के अलावा, जो मेन स्वर है उसके अलावा किसी भी अन्य स्वर को स्पर्श मात्र करने को कर्ण कहते हैं। जैसे अगर रे है, ठीक है, सा है, ये इधर जाते हैं तो ये कर्ण है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, पूर्व लगन कर्ण होता है जो मूल स्वर से पहले प्रयोग किया जाता है, जैसे सा रे गा। तो अगर मैं गा की बात करूं, गा इज द मूल स्वर और इसके लिए कर्ण होगा रे। जो कर्ण स्वर है वो मूल स्वर से पहले लाई करता है, दैट इज पूर्व लगन कर्ण, और कर्ण स्वर मूल स्वर के बाद लाई करता है, दैट इज अनुलगन कर्ण। अगर मैं ग पे, देखो जिस पे इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से नोटिस करने वाली चीज है। अगर मैं ग पे रे का कर्ण दे रहा हूं ना, तो उसको ऊपर पावर के रखते हैं, जैसे मैथ्स में पावर लिखते हैं, एंड मेन स्वर को अंडरलाइन करते हैं। एंड दूसरा, अगर मैं ग पे म का कर्ण दे रहा हूँ, सेम गोज, ग पे मैं ऊपर म लिख दूंगा एंड नीचे अंडरलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे नी पे सा का कर्ण था, सा पे रे का कर्ण था। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले हाईलाइटेड है, इनको हम कर्ण बोलते हैं। इतनी सी बात थी, सिंपल सी बात थी। कर्ण स्वर को स्पर्श स्वर भी कहा जाता है, एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी लाइन है। इसमें राग की मधुरता आती है यार, इससे राग की बहुत मधुरता आती है, और इसको गाने के लिए राग गायन बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज राग बिगड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए मूल स्वर के नीचे रेखांकन किया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके। ये हमने एक डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, दैट्स हाउ स्मॉल डेफिनेशंस वर्क। एंड ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। टू बी प्रिसाइज वी हैव लाइक 4 into 10 डेफिनेशंस, एंड ये टोटल 6 नंबर के आएंगे, और हमारा टोटल पेपर 30 नंबर का है। मतलब सोच के देखो, तुम्हारा 20% यहीं से कवर हो रहा है। ठीक है, कर्ण के बाद आता है खटका।
खटके के बाद आती है मूर्खी। मैं पहले मूर्खी बताऊंगा फिर खटका बताऊंगा। कण के अंदर हमने क्या किया, ए के ऊपर बी था, यानी कि ए के साथ साथ हमने बी को थोड़ा सा टच किया। वहीं पे अगर मैं कह दूं दो की बजाय हेयर वी हैव तीन स्वर, अगर मैं तीन स्वरों की एक ध्रुत गोलाई बना दूं, ध्रुत गोलाई यहाँ पे बहुत वर्ड यूज होगा, ध्रुत गति से तीन स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाना। अर्ध गोलाई होता है सेमी सर्कल, और ध्रुत गति मतलब फास्ट स्पीड से तीन स्वरों को फास्ट स्पीड से एक फटाफट से बोल दो, उसको डिनोट करिए सेमी सर्कल से, उसको कहते हैं मूर्खी। ठीक है, शीघ्रता पूर्वक वर्णन किया जाता है जैसे जिसमें मूल स्वर के आगे तथा पीछे वाले स्वरों का कण होता है। एक मूल स्वर लिया, उसके आगे पीछे वाले दोनों स्वरों का कण हो रहा है, तो उस इन टोटल यूनिट को मूर्खी कहा जाता है। रेनिसा, धानिसा, धामापा, ये मूर्खी है। ठीक है, ये तो मैं बेसिक अगर चीज में बताऊं तो सारे गामा पाधा निसा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो स्केल अप होता है। लाइक सारे गामा पाधा नीसा, मुझे गाना नहीं आता, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा मजाक नहीं उड़ना चाहिए कमेंट सेक्शन में, बट मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्केल अप होता है। तो रेनीसा, धानीसा, धामापा, वो वाली बात आती है। ठीक है, ये होता है। अब ये मूर्खी है। यहीं पे अगर मैं इन दोनों के मिड में आऊँ, दैट इज समथिंग खटका, नॉट एक्जैक्टली मिडवे बट एक अलग सी चीज है। किसी भी स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों को शीघ्रता पूर्वक बोलने को खटका कहते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज करी, वो कण था, उसको तीन की गोलाई में किया, वो मूर्खी हो गई। लेकिन अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ और ए पे एंड कर रहा हूँ और बीच में सारा कुछ घूम लिया, मैंने सारी दुनिया घूम ली, दैट इज कॉल्ड खटका। ठीक है, मतलब मैं प से स्टार्ट करूं और प पे ही एंड करूं, बीच में कुछ मर्जी ले आऊं, प से स्टार्ट करूं, प पे एंड करूं, बीच में कुछ मर्जी ले आऊं, और उन सबको बहुत फास्ट फास्ट बोलना है। वहां पे हर स्वर का कण होना चाहिए, वो होता है खटका। ठीक है, पद प म प, पद म प, वो सब चीजें जहां से स्टार्ट है वहीं एंड है, और उसके बीच में घूम फिर के सारा आ गया। ये हो गया खटका। कूल। उसके बाद मूर्छना क्या होती है? मूर्छना शब्द का निर्माण हुआ है मूर्छ धातु से। मूर्छ का मतलब क्या होता है? उभरना या चमकना। ठीक है, अतः मूर्छना का तात्पर्य उस शब्दावली से है जिसे सुनकर सब मोहित हो उठे। भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो शब्दावली जिसे सुनकर सबके मन प्रफुल्लित हो उठे। भारत मुनि नाट्य शास्त्र में लिखते हैं, क्रमायुक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा एंड नी, ये 7 स्वर है। क्रमायुक्त यानी कि सीरियल ऑर्डर में, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, इनके उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई थी, यानी ग्रामों से ही मूर्छनाएं बनती हैं। अब ग्राम क्या होता है, हमारी अगली डेफिनेशन, इस पे हम आते हैं। ग्रामों से ही मूर्छनाएं बनती हैं। प्रत्येक ग्राम की 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं और 3 टोटल ग्राम है, तो टोटल 21 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। अब मैं और डिटेल में जाऊँ, इससे पहले थोड़ा सा ग्राम पढ़ लेते हैं। स्वरों का एक समूह ग्राम कहलाता है। देखो डेफिनेशन जो ना वो लिंकेज में, सबसे पहले 3 डेफिनेशन थी, वो हमारे लिंक हो गए हैं, कर्ण, खटका और मूर्खी, ये तीनों लिंक थी। उसके बाद ग्राम और मूर्छना आपस में लिंक है। देखो स्वरों का एक समूह ग्राम कहलाता है। स्वर से ग्राम बनते हैं और ग्राम से मूर्छना बनती है। मैंने यहाँ पे तुम्हें डिफाइन कर रखा है, स्वरों का जो एक समूह होता है वो ही ग्राम कहलाया जाता है। सारे गामा पाधा निसा स्वर है, उनसे ग्राम बनते हैं। ग्राम होता है जैसे यार एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे जो एक स्वरों का समूह है उसे ग्राम कहते हैं। ये लाइन बहुत बचकानी है बट ये लिखी हुई है और इसके मार्क्स पे मिलते हैं। हमारे म्यूजिकल सर ने वैसे कह के लिखवाए थे और मेरे 100 आए थे, बिलीव में लिख के आए थे। ग्राम शब्द के साथ भारतीय संगीत की परंपरा जुड़ी है। ठीक है, जिस प्रकार एक गांव में काफी व्यक्तियों का समूह रहता है, उसी प्रकार स्वरों के समूह जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित है ग्राम कहलाते हैं। ग्राम मूर्छनाओं की रचना का आधार है, यानी कि ग्राम से ही मूर्छनाएं बनती हैं। श्रुति एवं स्वरों का समूह ग्राम की रचना करता है और निश्चित श्रुति पर स्थित 7 स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट श्रुति एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे काम करती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इस तरह से मान के चलो, श्रुति स्वर से भी थोड़ी प्रीमेच्योर स्टेज होती है, इससे भी पहले का काम होता है वो। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर से ग्राम बनता है और ग्राम से आगे मूर्छनाएं बनती हैं। ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सा रे गा मा पा धा नी, इसके अंदर षडज जो है वो पा है। जो इन सब की फुल फॉर्म होती है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनमें से प की फुल फॉर्म षडज होती है। ठीक है, इतना तुम मान लो तो मजेदार चीज है। म की फुल फॉर्म मध्यम होती है। ठीक है, ये कूल है। तो अभी षडज ग्राम जो प्राचीन काल में संगीतकारों को प्रत्येक स्वर की अंतिम श्रुति पर स्थापित किया था। हर स्वर में कुछ श्रुतियां होती हैं स्वर के अंदर, और डिटेल में जाके तो प्राचीन काल में ना संगीतकार थे, उन्होंने हर स्वर की एंडिंग श्रुति पर स्थापित किया था। और इस ग्राम में ये एक रेशो दिया है कि अनुपात से, यानी कि इस रेशो से श्रुतियों का अंतर स्थापित किया जाता है।
एक स्वर में भी अलग अलग श्रुतियां होती हैं। उस श्रुतियों में यानी कि इस स्वर के अंदर जितनी भी श्रुतियां उनको इस रेशियो में डिवाइड किया है 432 4432। अब याद कैसे होगा, फोन नंबर समझ के याद कर लो, लेकिन कर लो, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव मध्यम ग्राम। अब अगर हम षडज ग्राम के स्वरों में पंचम स्वर की श्रुति कम कर दें, यानी कि षडज ग्राम के जो स्वर हैं उसके अंदर जो पंचम स्वर है उसकी श्रुति कम कर दे, एक श्रुति कम कर, तो वो मध्यम ग्राम बन जाएगा। इससे रेशियो जो होगा वो होगा 432432। इसको भी याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। गंधार ग्राम जो है वो देवलोक में था, वो यहाँ नहीं है, वो देवलोक में था। जो मतलब नारद मुनि वगैरह भजन संध्या करते थे वहां पे वो यूज होता था, वो वहां से भूलोक आया ही नहीं, इसीलिए गंधार ग्राम, इसको गंधर्व गायन भी कहा जाता है। और ये आधुनिक समय में विलुप्त यानी कि एक्सटेंट हो चुका है, एक्सटेंट ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिक सी थी हमारी ग्राम की डेफिनेशन। ग्राम से मूर्छनाएं बनती हैं, प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनती है, टोटल 3 ग्राम है तो उनसे 21 मूर्छनाएं बनती हैं। आधुनिक समय में गंधार ग्राम विलुप्त हो चुका है तो सिर्फ 14 मूर्छनाएं बची। तो तुम समझ रहे हो, पूरा ऑरा समझ रहे हो कि कहाँ से चीजें आ रही हैं, कहाँ हमें डिफाइन करनी है, कहाँ हमें डिटेल करनी है, कहाँ हमें लेंथ बढ़ानी है। जब 7 स्वरों का क्रमानुसार आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना राग की जन्मभूमि है, इसी से राग उत्पन्न होते हैं। राग कहाँ से निकलते हैं, मूर्छना से निकलते हैं। अब आरोह अवरोह क्या होता है, सारे गामा पाधा निसा 7 स्वर है, उनको अगर मैं एक असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलूँ तो वो आरोह है, और उनको मैं अगर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलूँ तो वो अवरोह होता है। ठीक है, आरोह अवरोह पे आगे हम और आएंगे डिटेल में, बट हाँ 7 स्वरों को एक राइजिंग स्केल में गाना या डिक्लाइनिंग स्केल में गाना, उससे बनता है। कूल, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राम और मूर्छना। उसके बाद आता है अलंकार। नाउ व्हाट इज एन अलंकार, हमने हिंदी में पढ़ा यार। अलंकार वर्ड का निर्माण हुआ है उससे, भूषण से, गहने से, आभूषण। ठीक है, जो शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि लाता है। अलंकार संगीत के गायन वादन में 4 चांद लगा देता है। अलंकार में आरोह अवरोह दोनों होते हैं, बहुत बेसिक सी बात है भाई। जो एक क्रम में आरोह होता है उसी का विपरीत अवरोह होता है। अगर मैं सारे गामा पाधा निसा को सारे गा रे गामा गामा पा पा धा पाधा नी धा निसा करूंगा तो वो एक अपने आप में अलंकार बन जाता है। ठीक है, अलंकार गाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस राग में जो स्वर है वह उसी का अलंकार हो। हम कोई रूल्स वायलेट नहीं कर रहे, राग के बात बहुत जरूरी है। अलंकार को पलटा भी कहते हैं, वेरी ग्रेट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये कई तालों में गाया जाता है, जैसे 3 ताल, दादरा ताल, कहरावा ताल, इन सब तालों में अलंकार गाया जाता है। अलंकार के उदाहरण क्या है, मैंने एक तो मैं भी सुना, सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नि सा। उसके बाद मैंने जब बचपन में हारमोनियम सीखा था 1 महीना, तो वहाँ ये करवाते थे सा रे गा गा मा पा धा धा नी नी सा सा। उसके बाद 2-2 क्रम में सारे रे गा गा मा पा धा धा नी सी सा नी नी धा पा। इसका अगर उल्टा करूंगा, मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा, सा नी नी धा धा पा मा, तो रहने दो यार, तुम समझ गए। ओके कूल, ठीक है, तो ये हमारा अलंकार हो गया। उसके बाद आलाप क्या होता है, आलाप बेसिकली ये होता है। अब तुमने ये देख लिया तो आलाप समझ चुके हो मोटा मोटा होता क्या है। अगर हम पढ़े तो आलाप हमारे शास्त्रीय संगीत में एक उचित दर्जा दिया गया है। आलाप को किसी भी गीत, भजन, गजल आदि की शुरुआत सीधे ना होकर एक आलाप के द्वारा होती है। तुमने देखा होगा गानों के स्टार्टिंग में सिंगर अपनी हमिंग करता है कभी कभी, या बहुत लंबे लंबे सुर छेड़ता है, तो वो आलाप होता है। वो लिरिक्स में नहीं लिखा जाता, वो म्यूजिशियंस का काम नहीं है, वो सिंगर का काम है, वो कंपोजर का काम है। ठीक है, तो वो आलाप होता है। रागों के स्वरूप को भी आलाप से ही प्रस्तुत किया जाता है। राग कौन सा आने वाला है या किस टाइप का म्यूजिक आगे कंटिन्यू होने वाला है, वो आलाप इंट्रोड्यूस कर देता है। आलाप का सरल अर्थ है किसी भी राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय से गाना। ठीक है, आलाप के कुछ प्रकार भी होते हैं। एक होता है आकार का आलाप, एक होता है नोम तोम का आलाप। आकार का आलाप होता है कि गायक को जिस राग के स्वरूप आकार बनाना है ना, उसी के अराउंड वो आलाप लेगा। ठीक है, इसके अंदर स्थाई भी होता है, अंतरा भी होता है। अंतरा होता है पैराग्राफ या वर्स गाने का, और स्थाई इज बेसिकली द हुक। ठीक है, जो सुनने में मधुर लगता है। आकार का आलाप वो होता है। नोम तोम का आलाप थोड़ा सा अलग साइड ओरिएंटेड है, ये भक्ति की तरफ ओरिएंटेड है, जो भजन गायन में यूज होता है। ठीक है, और इसमें ओम गायन से प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी भजन के स्टार्टिंग में ओम से आलाप लिया जा रहा है तो वो नोम तोम का आलाप है, एंड अदरवाइज किसी स्पेसिफिक राग की रेफरेंस में लिया जा रहा है तो वो आकार का आलाप है। संगीत में गायन और वादक एक दूसरे को पूरक होते हैं, इसीलिए आलाप ताल का काफी गहरा संबंध रहता है। इससे आलाप और ताल करने में आसानी होती है। बहुत सिंपल सी बात है, तो तुम इसको समझ लो, कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं है। डेफिनेशंस बहुत सिंपल है, तुम्हें लिखना आना चाहिए, बातें बढ़ानी आनी चाहिए। वेरी कूल एंड वेरी सिंपल। गमक, स्वरों का ऐसा कंपन जो श्रोताओं के चित्त को आनंद प्राप्ति दे, वो होता है गमक। अब अरिजीत सिंह कभी गाते गाते कुछ अपनी आवाज़ में कांपता है,
एंड वो कितना सूदिंग लगता है, झूठ मत बोलना, लगता है। वो होता है गमक। सरल शब्दों में स्वरों का ऐसा कंपन जिसे सुनकर सामने वाले के मन को एवं मस्तिष्क को शांति में, यार उसका मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठे, उसे गमक कहते हैं। गमक के स्वर को एक विशिष्ट प्रकार से हिलाया जाता है। इसे प्राचीन संगीतकारों का मानना था, जबकि आधुनिक संगीतकार ऐसा मानते हैं कि हृदय पर जोर लगाकर गंभीरता पूर्वक कुछ भी गाना गमक है। आज की डेट में है कि दिल पे जोर लगाओ और बहुत ऐसे गहरी आवाज में कुछ भी तुम अगर बहुत इंटेंस इफेक्ट दे के रिवर्ब डाल के बोल रहे हो तो वो गमक है। लेकिन पहले एक तरीके से अगर कुछ कांप रहे हो तो वो ही गमक था। गमक को अधिकतर लोग ध्रुपद गायन में यूज करते हैं। कुछ कुछ गायक इसका प्रयोग ख्याल गायन में भी कर देते हैं। गमक गाने के लिए काफ़ी तैयारी एवं दमदार कंठ की आवश्यकता होती है। तैयारी बहुत चाहिए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गला चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव मींड, लास्ट सेकेंड। मींड प्राचीन प्रकार का एक गमक है। मींड भी एक टाइप ऑफ गमक है। इसमें एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज को खंडित किया जाने की मींड कहा जाता है। लेकिन मैं स्वर ए से स्वर बी पे जा रहा हूँ, अगर मैंने ए में कंपन की तो वो गमक है, बी में कंपन की तो वो गमक है, लेकिन ए से बी के ट्रांजिशन में कंपन की तो वो मींड है, ठीक है। अगर मैं स से म तक की मींड लेते हुए रे एवं ग केवल स्पर्श मात्र होते हैं, सारे गामा होता है। मैं स से म तक की मींड लेना तो रे और ग सिर्फ टच होंगे, उनका कण होगा, लेकिन उस टच करने में मेरा जो अंदाज है, मेरी जो कंपन है, वो मींड कहलाएगी। इन स्वरों की आवाज अलग से नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इनमें स्वरों पर रुकता ही नहीं है। गायक जो है वो इन पर रुकेगा नहीं, वो बस भागे चला जाएगा। इसी के लिए स्वर के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र बनाते हैं, जिससे कि हम बता सके मींड है। जैसे कि ये देखो, स से म के ऊपर ये उल्टा सेमी सर्कल है, ये डिनोट करता है कि हमने बीच में एक मींड लिया है। मींड गायन से गीत की रंजकता एवं कोमलता बढ़ती है। बहुत सिंपल। लास्ट में है हमारे पास तान। किसी भी राग के स्वरों को द्रुत लय तथा आकार में गाने को तान कहते हैं, ठीक है। तान का मतलब है विस्तार करना, एलैबोरेट करना, डिटेल में जाना। तान एवं आलाप में केवल लय का फर्क है। तान और आलाप में बस लय का फर्क है, जिस लय से आप गा रहे हो। अगर आलाप में द्रुत लय को गाया जाए तो वो तान बन जाएगा। आलाप बहुत जनरली स्लो होता है, अगर उसको हम जल्दी जल्दी में गाएं तो वो तान बन जाएगा। बोल तान का सरल सा अर्थ है कि जब तान के गीत में बोले का प्रयोग किया जाता है उसे बोल तान कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। 3 टाइप के तान होते हैं, शुद्ध तान, कूट तान एंड मिश्र तान। जिस तान में राग का आरोह अवरोह में क्रम अनुसार गाया जाता है, यानी कि बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में, वो शुद्ध तान होता है। इसको सपाट तान भी बोलते हैं। और जहाँ पे कुछ क्रमानुसार नहीं होता, टेढ़े मेढ़े जैसे मर्जी हम गा देते हैं, वो कूट तान होता है। एंड जब दोनों का ही मिक्सचर होता है तो वो मिश्र तान होता है। बहुत सिंपल सी चीज़। एंड इसी के साथ साथ हमारी डेफिनेशंस होती हैं खत्म। ये 6 नंबर तो हमारे पक्के हो गए, है ना। ये 6 नंबर हमारे डन हो गए, हमारी जेब में आ चुके हैं। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज राग्स। राग भैरव, राग बागेश्वरी एंड राग मालकोस। ये 3 चीज़ें मिलकर अपने आप में 6 नंबर कैरी करती हैं। अब राग समझने से पहले हमें समझना होगा कि राग होते क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक। अब राग समझने से पहले हमें देखना होगा, एक तो राग भैरव है, एक राग बागेश्वरी है, एक राग मालकोस है। पर राग होते क्या हैं, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी नहीं पता। मतलब एज इन समझो कि कुछ तो होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हमें वो याद करनी है और हम याद कर लेंगे। राग इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ स्वर इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ठीक है। कुछ ऐसा सामान लो। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी आर्ट फॉर्म, यार मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, आई रिस्पेक्ट म्यूजिशियंस अ लॉट, बट अभी सिलेबस की जो बात हो रही है उसमें विल कीप अस कन्फाइंड टू दिस ओनली। लेकिन हम रागों को पहचानेंगे कैसे, जरा इस पे नजर डालो। पगे घुंघरू बांधे मेरा नाची रे, नाची रे मेरा, नाची रे, नाची रे मेरा, नाची रे। पगे घुंघरू बांधे मेरा नाची रे। अब तुम पहचान तो पाए नहीं कि वो राग भैरव था या वो राग बागेश्वरी था या वो राग मालकोंस था, क्योंकि तुम्हें रागों की पकड़ नहीं पता। अगर तुम्हें रागों की पकड़ नहीं पता होगी तो तुम राग पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। 3 राग हैं, तीनों की अलग अलग पकड़ है, एंड हम तीनों की पकड़ को पहचानना सीखेंगे। रागों की आइडेंटिटीज पे आएंगे, रागों की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, तब जाके हम समझेंगे राग काम कैसे करते हैं। अब ये 3 राग है, तुम्हारे 6 नंबर के अंदर तुम्हें राग आइडेंटिफाई भी करनी है और एलैबोरेट भी करनी है। what do I mean by this is कि तुम्हें एक प्रॉपर आरोह दिया होगा या अवरोह दिया होगा, उसे तुम्हें पकड़ के पहचानना होगा कि इस पे कौन सी राग लग रही है। एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तुम्हें वो देखनी होगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि होता क्या है। हर राग का एक थाट होता है। थाट मीन्स द ग्रुप विच इट बिलोंग्स टू। एक ग्रुप होगा जिसके अंदर बहुत सारे राग आती है, ठीक है। एक ग्रुप है भैरव, जिसको बोलते हैं थाट भैरव, उसके अंदर बहुत सारे राग है
उन बहुत सारे रागों में से एक राग है राग भैरव। राग भैरव इज द सिंपलेस्ट नोन राग एवर। ठीक है, अब स्वरों की कुछ डिस्क्रिप्शन होगी भाई। इस राग के अंदर रे एंड ध कोमल स्वर होते हैं, बाकी शुद्ध स्वर होते हैं। तीन तरह के स्वर होते हैं, कोमल, शुद्ध और तीव्र। शुद्ध मतलब जो अपने ही स्केल पे गाए बजाए जाते हैं, कोमल मतलब जो उससे थोड़ा नीचे गाए बजाए जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट, एंड तीव्र मतलब थोड़े तीखे, जो उससे ऊपर गाए बजाए जाते हैं। तो इस राग के अंदर रे और ध कोमल आएंगे, बाकी सब शुद्ध आएंगे। वर्जित स्वर कोई नहीं, वर्जित होता है लाइक क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में यार, मेरे को वर्ड क्यों नहीं आ रहा, रिस्ट्रिक्टेड स्वर, कि इस राग में ये स्वर तो होगा ही, ऐसा कोई स्वर है नहीं, कोई स्वर नहीं। वादी और संवादी क्या होता है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वादी स्वर है ध एंड संवादी स्वर है रे, और ये तुम्हें एज इट इज रटने पड़ेंगे। अब जब मैंने कहा कि रे और ध कोमल स्वर है, तो इस पूरे राग में जहां भी मैं रे और ध की बातचीत करूंगा वहां इनको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, जाति होती है संपूर्ण, संपूर्ण इसकी डिटेल में मैं बताता हूँ। गायन समय होता है कि इस राग को किस समय गाना चाहिए, वो है प्रातःकाल। मिलता जुलता राग, लाइक देयर इज अ राग कलिंगड़ा राग, जिसकी प्रॉपर्टीज भैरव से बहुत सिमिलर है। ठीक है, फिर आता है आरोह। आरोह के अंदर मैंने तुम्हें बताया कि इसके अंदर वर्जित स्वर तो कोई नहीं है, मतलब सारे आगे सा रे गा मा पा धा नी सा पूर्ण विराम। अवरोह यानी कि उल्टा, सा नी धा पा मा गा रे सा पूर्ण विराम। अब इसके अंदर मैं तुम्हें बता था रे और ध कोमल है, विच मीन्स रे और ध और रे को मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ये मैं अब तक इसकी तुम्हें 10 प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। थाट भैरव स्वर रे ध कोमल वाक्य शुद्ध, वर्जित स्वर कोई नहीं, वादी स्वर धा, संवादी स्वर रे, जाति संपूर्ण, संपूर्ण गायन समय प्रातःकाल, मिलता जुलता राग कलिंगड़ा, आरोह अवरोह। ठीक है, संपूर्ण, संपूर्ण से क्या मतलब, अब सुनो। एक होता है संपूर्ण, उसके बाद एक होता है हमारे पास औड़व, और मतलब मैं तुम्हें ये बताता हूँ यार, औड़व, षाड़व एंड संपूर्ण। जब एक पूरे आरोह में 7 में से 5 ही स्वर आ रहे हैं, देन दैट इज औड़व। 7 में से 6 आ रहे हैं, दैट इज षाड़व, और 7 में से 7 आ रहे हैं, दैट इज संपूर्ण। इसके अंदर सारे गामा पाधा निसा सब आ रहा है, तो इसका आरोह भी संपूर्ण है, और इसके अंदर सारे गामा पाधा निसा सब आ रहा है, तो इसका अवरोह भी संपूर्ण है। अगर मैं अगले राग की बात करूं तो वहां पे है रे और प आरोह में वर्जित है, यानी कि सा रे नहीं आएगा, गा मा पा नहीं आएगा, धानी सा। तो इसके अंदर आरोह में सिर्फ 5 ही स्वर है, विच मीन्स जाति के अंदर पहला औड़व आएगा, दूसरे के अंदर कोई वर्जित नहीं है, तो दूसरा संपूर्ण आएगा। यह है राग भागेश्वरी, इस पे हम बाद में आएंगे। बट आज अपना 11 प्रॉपर्टीज थी, 10 में बता दी। पकड़ होता है जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। पकड़ एक राग की इनफाइनाइट हो सकती है, बट हमें एक आनी चाहिए एग्जाम्पल में लिखने के लिए, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करना बताता हूँ। एक पकड़ है जो तुम्हें याद करनी है, इसको एज अ फोन नंबर याद कर लो, 34 60 65 34 20 20। मैंने ऐसे याद किया था, बाकी तुम्हें रटना है, तुम कैसे मर्जी रट सकते हो। अब 0 का मतलब होता है डैश, एंड सा रे गा मा पा धा नी इज 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम ये याद कर लो। अब पकड़ आइडेंटिफाई सिंपली होती है कोमल स्वरों से। तुम्हारे सिलेबस में 3 राग है, ठीक है। राग भैरव के अंदर रे और ध कोमल है, तुम्हें याद रखना है। उसके बाद राग भागेश्वरी के अंदर ग और नी कोमल है, तुम्हें याद रखना है। उसके बाद हमारे पास राग मालकोश के अंदर ग ध और नी कोमल है, तुम्हें याद रखना है। सिंपल सी चीज़ है। अब जब तुम देखोगे कि तुम्हें एक सामने नोटेशन दी हुई है, उसके अंदर तुम्हें देखना है अंडरलाइंड क्या क्या है, ठीक है। जैसे इसके अंदर इफ आई सी, यहाँ पे ध रे रे, ये अंडरलाइंड है। तो इसके अंडरलाइन होने का मतलब साफ सफाई डिनोट कर रहा है कि ये राग भैरव है। अगर इस नोटेशन के अंदर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास नी ग अंडरलाइंड है, विच मीन्स ये राग बागेश्वरी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं पकड़ के अंदर तो हमारे पास ग ध नी अंडरलाइंड है, तो ये भी हमारे पास मतलब राग मालकोश है। हमें रागों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कोमल स्वरों से पकड़ना होगा। दिस वॉज वन राग, ठीक है, हम देख चुके हैं। वेरी कूल, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। उसका अगली राग है राग भागेश्वरी। इसका थाट है काफी, ये तुम्हें याद ही करना होगा। स्वर है ग और नी कोमल बाकी शुद्ध, वर्जित स्वर है रे पा आरोह में, वादी स्वर मा, संवादी स्वर सा। जाति मैंने तुम्हें समझा दिया। गायन समय रात्रि का तीसरा पैर, मिलता जुलता राग है राग भीम पलासी। एंड आरोह के अंतर आता है स रे नहीं आएगा, ग म प नहीं आएगा, ध नी सा। आरोह इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज। अवरोह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट हाँ इसको मैंने नंबर्स दिए, देखो 8 7 6 5 उल्टी रखो, फिर 4 3 2 1 सीधी लिखो, 4 3 2 1 लिखा, 8 7 6 5 लिखा, और यहाँ एक इंटरसेक्शन है, यानी कि 8 7 6 4 5 6 3 2 1। ये थोड़ा सा याद करने के लिए, लाइक 8 7 6 8 7 6 एंड 5 से पीछे लो 4, फिर यहाँ शुरू करो 3 2 1 3 2 1,
और 5 और 3 के बीच में एक 6 डाल दो. दिस इज हाउ यू मेमोराइज दिस अवरोह. रट्टे मारने वाली बात है ब्रो, सिंपल सी. एंड 4 और 5 आर जॉइंट ऐसे, तो उसके नीचे ये लगा दिया, अर्धचंद्र लगा दिया. बहुत सिंपल है, अवरोह बन गई है. एंड पकड़ भी इसकी थोड़ी सी टफ टू मेमोराइज है, बट हाँ ये अवरोह का फर्स्ट पार्ट है, सानी था. फिर सगमधनी, ये आरोह है, सगमधनी. उसके बाद ध डैश अलग से है. फिर अवरोह का सेकंड पार्ट है, ये पकड़ है, इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हो जैसे तुम्हें हो. वेरी कूल, वेरी इजी. बट म्यूजिक के अंदर मैं तुम्हें गोल्डन हैक दैट इज टू राइट एंड राइट. नोट्स देखो, देख के लिखो, फिर थोड़ी देर बाद याद करने की कोशिश करो ओरली, फिर दोबारा लिखो, बिना देखे लिखो. तुम 2-3 बार लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा. बहुत सिंपल. राग माल कोशिश सेम, पढ़ो समझो, बहुत सिंपल. अब इसी के बाद क्या बारी आती है, रागों का समय सिद्धांत. अरे 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 ये क्या होता है, विल हैव अ लुक इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो वेरी मच. अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमने क्या कुछ कर लिया, हमने क्या कुछ अकम्प्लिश कर लिया, हमने राग्स निपटा दिए, हमने शॉर्ट डेफिनेशंस निपटा दिए और हमारा बहुत मेजर सिलेबस हो चुका है. दैट्स अ लॉट ऑफ इट. आज के लिए इतना ही है. रिलैक्स करो, डेफिनेशंस पढ़ो, डेफिनेशंस पे टाइम दो, राग याद करो, लिख लिख के याद करो, नोट्स बनाओ, वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ, सैम्पल पेपर उठा के देखो. एंड जितना हो सके इस वीडियो को दबा के लाइक करो. तो जितने अच्छे लाइक्स होंगे उतनी जल्दी तुम्हें वीडियो नंबर 2 मिलेगी, पार्ट 2 मिलेगा. ठीक है, कल ही आ जाएगी, बट डिपेंडिंग अपॉन द लाइक्स कल सुबह आएगी या शाम को. मूड की बात होती है. बाकी परवाह ना करो, तुम्हारे लिए सब सॉर्टेड रहने वाला है. आगे वाली 3 चीज़ें भी बहुत अच्छे से बता दूंगा. नोट्स तुम्हें मिल चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, सब सॉर्टेड रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे हंग्री एंड बेस्ट ऑफ लक.